हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और साथ में कैपेसिटर। अब उसको कंप्लीट करने के बाद हम शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, इस बीच में एक्सरसाइज जो था एनसीईआरटी वाला, वो हमने सॉल्व नहीं किया अभी। वो हम लोग करेंगे एक बार ये क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, नोटिफिकेशन आने के आसपास शुरू करेंगे क्वेश्चंस वाला जो भी पार्ट है हमारा। क्योंकि देखो, दो बातें, एक तो मतलब आप चैप्टर भी पढ़ रहे हो, उस टाइम करने से क्वेश्चन वाला रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस क्वेश्चंस वाला पार्ट है ना, कुछ कुछ लगता है कि मतलब जैसे लाइव करेंगे तो ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, उससे आपके क्वेरीज या डाउट्स जो भी हैं वो कॉम्परेटिवली ज़्यादा बेटर वे में क्लियर होंगे। तो इन सारे रीज़न से मैंने सोचा कि इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग थियोरी पार्ट ख़त्म करते हैं। और मैंने ट्राई किया है कि क्लासेस को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किया जाए, जिससे कि आपको मान लो क्वेश्चंस ज़्यादा क्लास में कराई जाएँ, जिससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने ट्राई की है। जैसा भी आपको लगता है आप लोग फीडबैक दो, आप लोग कमेंट्स वगैरह किया करो, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट है वो भी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप लोग करोगे तो वो और इम्प्रूव करेगा हमारी क्लासेस को। तो देखो, जो भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हो, अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कुछ भी, जैसे कि ये सफिशिएंट है या नहीं है, मतलब क्वेश्चन इसी से आएंगे या फिर कुछ छूट रहा है, तो देखो छूट कुछ भी नहीं रहा है, इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही है। आप कर लो, आपके लिए सेफ रहेगा। ऑब्वियसली आप टाइम से पहले हो, अभी अभी ऐसा तो है नहीं कि लेट हो गया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करो, हो जाएगा। और बाकी देखो, नोटिफिकेशन वगैरह का मुझे नहीं मालूम है, आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई अगर करने मन है तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं पढ़ना, आपको लगता है नहीं नोटिफिकेशन आएगा तब भी पढ़ूंगा, तो भाई वो भी ठीक है, आप नोटिफिकेशन के टाइम आना, अपना क्लासेस शुरू करना। तो चलिए, जैसा आपको ठीक लगे, हम लोग अपनी क्लासेस पे फोकस करते हैं। आप लोग एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग भी कहीं भी पेड कोर्स करके आए हो या फिर जो लोग कर रहे हो आपके फ्रेंड्स वगैरह, आप उनसे सिंपली पीडीएफ भी दिखा के आप उनसे कंपेयर कर सकते हो ना। उनका क्लास नोट्स जो भी है वो भी लेके देख सकते हो। आपको कहीं भी कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, कोई भी कंटेंट कम नहीं मिलेगा, और इनफैक्ट आपको ना बेटर क्वालिटी में यहाँ पे मिलेगा, ये मैं आपको श्योर बोल रहा हूँ। बाकी पढ़ने वाले के लिए ऑब्वियसली सफिशिएंट रहने वाला है, और हम लोग इसमें और भी आगे बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप क्लासेस से अलाइन करोगे तभी आगे जो भी होने वाला है, जो क्वेश्चंस वगैरह करेंगे या फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो अपना ट्रिक वगैरह क्लास वाला यूज करेंगे। तो उस टाइम अगर आप क्लास किए नहीं हो ना, तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा कि कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें दिक्कत आएंगी। तो चलिए, इन सब बातों से हट के अब हम अपना क्लास शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं चाहता था क्लास को एक बार में करने, लेकिन ये क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जा रही थी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए इसको भी दो पार्ट में कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलती रहें। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो, जैसे कि एक कमेंट मुझे आया था कि सारी क्लास की नोट्स पीडीएफ वगैरह मिलेंगी कि नहीं। तो मेरा बोलना यही है कि हाँ, ऑब्वियसली मिलेंगी। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन करो। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि सारी पीडीएफ जो भी हैं, जो भी क्लास हम लोग कर रहे हैं, सारी की सारी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी एज इट इज़। तो एग्ज़ाम टाइम में ना आपके रिवीजन के काम आएगा। तो ये सारी बातें हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो देखो, आज के क्लास में जो मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो होने वाला है एक तो सर्किट एनालिसिस। ये जैसे अभी हमने कैपेसिटर वाला सर्किट सबको एनालाइज किया, तो वहाँ पे जैसे होता था, यहाँ पे अब रेसिस्टर के लिए हम करेंगे जनरली, और लास्ट में आरसी सर्किट भी देखेंगे। सेकंड चीज, रेसिस्टेंस अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और साथ ही रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में। फिर पोटेंशियोमीटर भी पढ़ेंगे, ये शायद लास्ट में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे पावर। पावर का यूज कहाँ पे होता है, जैसे बल्ब वगैरह में जब पावर निकालने बोलता है कि कोई बल्ब लगा दिया दो तीन, कौन सा ज़्यादा तेज जलेगा, तो वो सब में भी पावर देखेंगे, बल्ब में भी। और रेसिस्टर में पावर क्या होता है, जो हीट लॉस होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो हमारा है गैल्वेनोमीटर, ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है सेल्स, मतलब बैटरीज को कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बोलते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ओम्स लॉ की तरफ। उसके बाद कुछ सिमेट्री वाले सर्किट्स देखेंगे थोड़े बहुत, और फिर आरसी सर्किट के साथ हम लोग इस चैप्टर का समापन करेंगे। तो चलिए, हम अपना आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, सर्किट एनालिसिस। तो देखो, सर्किट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, सर्किट एनालिसिस मतलब होता है सर्किट को एनालाइज करना।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर्किट में हम एनालाइज क्या करेंगे, तो हम लोग एनालाइज करेंगे सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे रेसिस्टर्स हैं, उनके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगी, उनमें क्या करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में पूरा क्या करंट फ्लो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं आइडियल बैटरी का। आइडियल बैटरी क्या होता है, जिससे देखो, बैटरी जो होती है ना, ऐसी बैटरी जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो हो, मतलब उस बैटरी का कोई भी रेसिस्टेंस नहीं हो, वो बैटरी आइडियल बैटरी होती है। और हम लोग जो क्वेश्चन से डील करते हैं ना, मान के चलो 95% या इवन कि 98-99% तक आपको आइडियल बैटरी ही मिलेगी। और अगर बैटरी आइडियल नहीं होगी ना, वो लोग आपको दे देंगे कि इंटरनल रेसिस्टेंस इतना है। तो उसका बस इतना ही मीनिंग होता है ना कि जो भी इंटरनल रेसिस्टेंस दिया रहेगा उसको आप बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, बैटरी के जस्ट बगल में आप लगा दो सीरीज में उस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस जो भी दिया हुआ है। इतना ही करना होता है, बाकी पूरा सर्किट एज इट इज़ रहेगा। आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो बाकी कंपोनेंट्स जो भी दिए हुए हैं उनका यूज करके। तो देखो, सबसे पहला आज का हमारा ये है टॉपिक, वो है डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। अब डेल्टा वी क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, या फिर अक्रॉस द एनी कंपोनेंट, या फिर अक्रॉस द बैटरी, जिसके भी अक्रॉस आप चाहो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। जैसे कि कोई भी कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट के दो आर्म होते हैं, जैसे ये मान लो कैपेसिटर था तो उसके दो आर्म होते थे, तो इन दोनों के क्रॉस जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल जो होता है वो किसी एक पॉइंट का होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करते हैं ना, ये दो पॉइंट के बीच क्या डिफरेंस है पोटेंशियल में। जैसे एक पॉइंट का सर्टेन पोटेंशियल है, दूसरे का सर्टेन पोटेंशियल है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, हमने इसको लास्ट क्लास में केवीएल वाले में समझा था ना हमने, कि जैसे कैसे रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो चीज़ यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में करंट कभी भी फ्लो करता है हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल जाता है, तो मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब इसके क्रॉस जब ये जाएगा ना, ये मान लो देखो, यहाँ पे 50 वोल्ट इस पॉइंट का पोटेंशियल है और इसका 40 वोल्ट है, मतलब पक्का करंट इधर से इधर ही जाएगा, हाई टू लो। अब इसको आप कैसे लिखोगे, मान लो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 है, तो इसमें अगर करंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, आई इक्वल्स टू, यहाँ वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे जो हमने देखा है, आई इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई आर। अब डेल्टा वी कैसे लिखोगे, 50 माइनस 40 अपॉन आर जो हमारा 5, यहाँ से आएगा 10/5, 2 एम्पियर। इस केस में हमें करंट मिलता है 2 एम्पियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, एक -20 एक -50। अब यहाँ पे भी रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है, फिर से करंट पूछ रहा है, तो आई इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी देख लो, हाई कौन सा लो कौन सा है, देखो -20 वाला ये हायर पोटेंशियल है, -20 माइनस -50 अपॉन 10, तो हमारे 30/10 आ जाएगा 3 एम्पियर। अभी भी करंट इधर से इधर जा रहा है, हाई टू लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखो, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है, तो इसमें अगर हमें निकालना है करंट, तो देखो सबसे बेसिक मेथड जो जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं वो होता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या करो, सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट को जीरो मान लो, ये जीरो पोटेंशियल मान लो, इसको सबको हमने मान लिया, तो ये सारे कनेक्टेड है ना, इसलिए चारों जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये जीरो है, जीरो से आगे हम 10 वोल्ट इधर जा रहे हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से 20 आगे हम लोग जा रहे हैं, तो ये 20 वोल्ट। यहाँ इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से हम लोग 0 से 30 आगे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30 वोल्ट। और ये 30 वोल्ट हुआ ना, ये भी कनेक्टेड है, तो ये भी 30 वोल्ट। अब देखो, अब आपको पता है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो हमारा है, इसका पोटेंशियल 20, इसका 10, मतलब ये हाई ये लो, तो अब करंट क्या आ जाएगा, हाई माइनस लो, मतलब 20 माइनस 10/10, तो यहाँ से करंट हमारा निकल के आएगा 1 एम्पियर, 10/10। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट इस वाले पार्ट में, तो देखो 30 ये 20, तो करंट मतलब इधर से 30 से निकल के 20 की तरफ जाएगा, तो इस बार करंट कितना होगा, 30 माइनस 20/20, मतलब 10/20, तो 10/20 कितना होता है, 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट देखो इस पार्ट में, यहाँ पे 30 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है,
और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो भी 30 ही है। ऊपर में यहाँ पे हाई है, मतलब करंट इधर की तरफ जाएगी, यहाँ पे कितनी होगी 1 एम्पियर, क्योंकि 30/30 जब आप करोगे, ये 30 डिवाइड बाई 30 ओम रेसिस्टर, तो करंट निकल के आएगा 1 एम्पियर। तो देखो हमें टोटल करंट यहाँ से मिल गई। अब नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ से 0.5 जा रहा है, इधर 1 जा रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर आप बात करोगे ना, यहाँ से इधर 1 गया, इधर गया आपका कुछ सर्टेन करंट, तो अगर आप पूरे सर्किट में देखोगे तो यही सारे करंट आके आपको आगे में मिलेंगे। तो करंट कैलकुलेट करना हम अगले वाले टॉपिक में धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे हम टोटल सर्किट में करंट निकालते हैं किसी भी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा देखो आप, हाँ इस क्वेश्चन में है, यहाँ पे आपको एक बैटरी लगी हुई दी हुई है और यहाँ पे कुछ रेसिस्टर लगे हुए हैं। फिर से हमें सबके अक्रॉस करंट जो भी आ रहा है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फिर सेम मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसी एक पॉइंट को 0 मान लेंगे, तो इसको 0 मान लिया, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब ये 0 है, अब देखो बारी बारी सबसे 0 से हम लोग ये 40 पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा 40, और 40 से देखो यहाँ पे हम लोग 10 नेगेटिव की तरफ नीचे आए हैं, तो ये जाएगा 30 वोल्ट। अब यहाँ देखो ये 0 है ना, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 10 वोल्ट, क्योंकि हम पॉजिटिव की तरफ गए। यहाँ पे भी 0 है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 20 वोल्ट। अब देखो हर एक पॉइंट का हमको पता है क्या कहाँ पे आ रहा है, तो अब कैसे करेंगे, फिर से सेम मेथड लगाएंगे, डेल्टा वी बाई आर। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे डेल्टा वी क्या हो गया 20, 30 माइनस 10, 20/10, तो यहाँ पे करंट हमें निकल के आया 20/10 यानी कि 2 एम्पियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इसके क्रॉस देखोगे तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, मतलब इस बार करंट 30 से 20 जाने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस 10, तो 10 और रेसिस्टर भी 10, तो 10/10 1 एम्पियर। तो यहाँ पे जो हमारा करंट आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट इसके केस में देखो, इस पॉइंट पे हमारा ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, मतलब इधर से इधर जाएगा, यानी 20 का डिफरेंस और 10 हमारा रेसिस्टर, तो 20 वोल्ट बाई 10 ओम हमारा कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ओके, फिर देखो नेक्स्ट हमारा इस पार्ट में बचा, तो ये जो पॉइंट है ये 40 है ना, तो ये भी 40 वोल्ट होगा। अब देखो 40 माइनस 0 40, 40/10 यानी कि कितना आया हमारा 4 एम्पियर। तो ये सारा करंट हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब एक बार आप करंट कैलकुलेट कर लोगे, तो किसी एक रेसिस्टर के लोग अक्रॉस पूछेगा आपसे पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे करोगे, देखो ये करंट आपको पता है, यहाँ पे करंट पता है 4 एम्पियर और इसका रेसिस्टेंस है 10 ओम, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 40। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, जैसे हम लोग पहले पोटेंशियल लिख के फिर करंट लिख रहे हैं, आगे में ऐसा आएगा वहाँ पे आपको करंट दे देगा, पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे सेम मेथड हम लोग फिर से यूज करेंगे। इस साइड मान लो सारा 0 0 0 0 0, सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं तो 0 हो जाएंगे। इधर देखो बैटरी के पॉजिटिव डंडे की तरफ आ रहे हैं, तो 200, ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200, और ये पॉइंट भी 200। अब देखो यहाँ से आप सारे ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकते हो। पहला देखो, सबसे पहला ये 200 माइनस 0 यानी 200/50, तो यहाँ से करंट जो पहला आएगा वो हमारा निकल के आएगा 4 एम्पियर। नेक्स्ट 200/40, तो यहाँ से निकल के आएगा 5 एम्पियर। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ से निकल के आएगा 200/20 यानी कि 10 एम्पियर। फिर यहाँ से 200/10 यानी कि 20 एम्पियर। अब नेट करंट की बात करोगे यहाँ पे अगर आई, तो आई हमारा क्या होगा, ये सारे करंट का सम, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये कितना कितना है हमारा 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि 39 एम्पियर हमारा टोटल करंट आ गया। तो इस तरह से टोटल करंट हम लोग निकालते हैं। अब देखो टोटल करंट आपको मिल गया, आप यहाँ पे आर इक्विवेलेंट खुद से ही बता सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, आर इक्विवेलेंट निकल के आपको आ जाएगा V/I। अभी हमने पढ़ा नहीं है सीरीज पैरेलल कुछ भी, लेकिन फिर भी देखो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना बेसिक फॉर्मूला यूज करके। तो हमारा क्या निकल के आ गया 200 बाई करंट कितना आया हमारा 39, यही हमारा जो भी आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी सेम चीज़ करना है आपको। देखो मान लो एक साइड पे यहाँ पे मान लो 0,
तो ये हो जाएगा 40। अब ये 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस आपको 3 रेसिस्टर ऐसे पैरेलल में लगा के इन्होंने दे दिया है। देखो इधर एक साइड आपका 0 है, एक साइड 40 है सारे रेसिस्टर के केस में। ये 10, ये 10, ये 10। तो यहाँ से फिर से सेम बात आ गई ना। देखो ये 40 है, 40 माइनस 0 यानी कि 4 वोल्ट, यानी सब में करंट आपका क्या आ जाएगा, करंट सारे ही केसेस में, यहाँ भी 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर, ये टोटल हमारा करंट आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जंक्शन रूल का। जंक्शन रूल क्या होता है, जंक्शन रूल बेसिकली होता है किसी भी एक जंक्शन पे, जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे सर्किट के हमारे जैसे दो वायर्स हैं जहाँ पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो किसी भी जंक्शन पे जितनी करेंट्स आ रही हैं उतनी करेंट्स जाएंगी, यही होता है इस लॉ में या इस रूल में। मतलब देखो यहाँ पे I1 I2 करंट आ रही है ना, तो यहाँ से I3 और I4 जा रही हैं, मतलब आने वाले करंट का सम इक्वल्स टू जाने वाले करंट का सम, मतलब जितनी आई है उतनी जाएंगी, बस इतना ही इसमें याद रखना है आपको। जितनी भी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी किसी भी एक जंक्शन पे। तो देखो अब कुछ अगले कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0, मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, एम्पियर मीटर या फिर आम मीटर जिसको बोलते हैं, ये एक डिवाइस होता है जो कि करंट को मेज़र करता है। अब इसको कभी भी हम लगाते हैं ना, इसको सीरीज में लगाते हैं हम अपने सर्किट में, जहाँ पे भी हमें अपना करंट मेजर करना है वहाँ पे इसको हम सीरीज में लगा देते हैं। तो देखो जो आइडियल एमीटर होगा ना उसका रेसिस्टेंस 0 होना पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस अगर हुआ तो खुद ही करंट के फ्लो को रोकने लगेगा ना, तो फिर तो हमारा इसका पर्पस फुलफिल नहीं होगा, एग्जैक्ट करंट हमें बताएगा नहीं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आइडियल एमीटर की बात करें तो R इक्वल्स टू 0, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट देखो, अगर नॉन आइडियल कभी दे देगा ना, तो उस केस में क्या करना, जितना भी इसका रेसिस्टेंस देगा नॉन आइडियल एमीटर का, वो एमीटर के साथ ही सीरीज में कनेक्ट कर देना। नेक्स्ट देखो, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है ना तो इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो जब भी वोल्ट मीटर होता है ना वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, मतलब किसी भी एक कंपोनेंट के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस जानना है। जैसे देखो इसी जो हमारे यहाँ पे है इसके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस जानना होगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पोटेंशियल, ये अपना वोल्ट मीटर। अब देखो पैरेलल में हम लगाए हैं ना, अगर इसका रेसिस्टेंस कुछ भी रहेगा ना तो इसके क्रॉस भी करंट जाने लगेगा हमारे वोल्ट मीटर में भी, तो एक्चुअल जो यहाँ पे करंट होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल में ड्रॉप आ जाएगा, तो जो एक्चुअल रीडिंग आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इसी रीजन से इसका रेसिस्टेंस जो लेते हैं ना तो वो इनफाइनाइट लेते हैं। जब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होगा तो एक तरह से इंसुलेटर हो जाएगा, करंट को ब्लॉक कर देगा उधर, तो सारा करंट हमारा इधर से ही जाएगा, तो हम लोग सही सही मेजर कर पाएंगे। तो इसमें अब एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी नॉन आइडियल वोल्ट मीटर दे दे तो उसका जितना भी रेसिस्टेंस देगा ना उतने ओम का रेसिस्टर आपको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है वोल्ट मीटर के साथ में। कैसे करना है आगे हम लोग देखेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इसमें 3 रेसिस्टर कनेक्टेड हैं और 2 बैटरीज है। तो अभी तक क्या होता था, हम लोग पोटेंशियल लिखते थे, वैसे इसे हम ट्राई करते हैं। देखो ये 0 हो जाएगा, 0 हुआ तो यहाँ पे हम आएंगे तो +10 हो जाएगा, यानी कि ये 10 हो गया। और 10 से फिर हम इधर वापस आ रहे हैं तो इधर नेगेटिव वाला है ना, तो -10 हो जाएगा। 10 - 20 इक्वल्स टू -10। अब देखो ये पॉइंट तो हमें मालूम नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपके काम आएगा जंक्शन रूल। मान लो इधर कुछ करंट गई होगी I1, इधर गई होगी I2, इधर गई होगी I3। अब ये टोटल करंट गई ना, तो हमने जंक्शन रूल में क्या पढ़ा, आने वाला करंट का सम इक्वल्स टू जाने वाले करंट का सम। तो उसका एक और मीनिंग भी तो हो सकता है ना कि नेट करंट, अगर हम लोग यहाँ पे लें नेट करंट का जो भी सम हो रहा है, इनकमिंग को हम लोग मान ले रहे हैं कैसे, इनकमिंग करंट जो है वो हमारी पॉजिटिव है, जाने वाली निगेटिव है, तो यही स्टेटमेंट ऐसे भी तो हो सकता है, I1 + I2 प्लस -I3 प्लस -I4, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसको ऐसे भी बोलते हैं जंक्शन रूल को, टोटल सम ऑफ करेंट्स इक्वल टू 0 एट एनी जंक्शन। उसमें हम लोग कैसे लेते हैं, जो भी हम लोग साइन के साथ लेते हैं, इनकमिंग जो उसको पॉजिटिव लेते हैं, जाने वाली को अपना निगेटिव लेते हैं। लेकिन जब भी आप वेरिएबल के साथ डील कर रहे हो ना, वहाँ पे आप साइन के लिए भूल जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने x माना ना, अब हम मान लिए कि यहाँ से तीनों करंट जा रही हैं, अब तीनों वेरिएबल है,
अब हो सकता है कोई निगेटिव हो इसमें से I1 I2 I3, लेकिन निगेटिव होगी भी तो कैलकुलेशन के बाद हमारे वो निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी ना हमें, तो हमें तो टेंशन लेना नहीं है। अगर वो निगेटिव निकली तो बाद में देख लेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ से जितनी करंट जा रही है, टोटल जाने वाली करंट का सम इक्वल्स टू 0। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में हमारा हेल्प करेगा, आप सीधा सीधा याद कर लो, टोटल जाने वाले करंट का सम इक्वल्स टू 0। जो भी निगेटिव होगी हमारी निकल के आ जाएगी। तो चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब देखो पहले ब्रांच के क्रॉस यहाँ पे देखें तो x माइनस 0/10, तो देखो x माइनस 0/10 ये हो गया हमारा I1। फिर नेक्स्ट देखो I2 के लिए क्या लिखेंगे, x माइनस 10/10। फिर नेक्स्ट देखो I3 के लिए क्या लिखेंगे, x माइनस -10/10 इक्वल्स टू 0। ये आया। अब नीचे देखो सारा 10 है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x प्लस 10 x माइनस 10, मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस x माइनस 10 प्लस x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अरे रे, यहाँ से तो हमारा 3x इक्वल्स टू खुद ही 0 आ गया, मतलब x इक्वल टू 0। खैर कोई बात नहीं, अब मान लो x इक्वल टू 0 ही है। तो देखो x 0, ये भी 0, ये भी 0 दोनों, यानी सेम पोटेंशियल पे हो गए पॉइंट्स, यानी इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो ये 0 ये 10, मतलब ये 10 हाइयर, तो करंट इधर की तरफ जाएगा कितना, इधर की तरफ आपका करंट चला जाएगा 10/10 यानी कि 1 एम्पियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे -10, यहाँ पे ऊपर 0, मतलब ये हायर पोटेंशियल, मतलब करंट आपका I2 इधर नीचे की तरफ आएगा, इधर कितना आएगा 10/10 यानी कि 1 एम्पियर। तो जो मैं आपको बात बता रहा था, देखो अगर I2 की बात करेंगे ना, I2 यहाँ पे -1 एम्पियर आ गया। ये जो I2 है आपका, इसको देखो, ये I2 हमारा -1 एम्पियर आया, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल करंट है वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको साइन का टेंशन नहीं लेना है। आप मान लो किसी भी एक पॉइंट पे टोटल जाने वाली करंट का सम इक्वल्स टू 0, जो भी साइन होगा वो फाइनली हमारे आंसर में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डील करते हैं। अब x का वैल्यू आ गया, आप करंट बिजली निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा वैसे ही सेम है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बैटरीज दी हुई हैं, 3 बैटरीज हैं, 3 वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट, और ये हमारा 1 ओम का 3 रेसिस्टर्स से कनेक्टेड है। तो सेम आपको वही मेथड लगाना है। एक साइड मान लो यहाँ पे 0 0 0 है, यहाँ पे बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी ए माइनस वी बी आई थिंक कैलकुलेट करना है, वी ए बी बोल लो, वी ए बी इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला ये जो हमारा है ना, ये 0 मानोगे तो बैटरी में +3 हम लोग गए तो ये 3 हो जाएगा, ये 0 मानोगे तो +2 यानी ये 2 हो जाएगा, ये 0 से +1 यानी कि ये 1 हो जाएगा। और इधर साइड में देखो, अब कैलकुलेट हमें करना है तो क्या करेंगे, हम इसको x मान लेंगे इधर में। यहाँ पे सबसे पहले x मानेंगे, और जब x मानेंगे तो देखो x माइनस 3/1, x माइनस 3/1, फिर देखो नेक्स्ट x माइनस 2/1, तो x माइनस 2/1, फिर x माइनस 1/1। अब जब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो x इक्वल टू 2 वोल्ट आता है, तो ये 2 वोल्ट हमने पुट कर दिया। अब हमें निकालना है वी ए बी, तो वी ए बी डायरेक्टली दिख रहा है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ए पे हमारा 2 वोल्ट है, बी पे 0 है, तो वी ए बी सिंपली कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। देखो इस पॉइंट का 0, इसका 2, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, 2 वोल्ट का, इसलिए हमारा आंसर हो गया 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी सेम हम अपना पॉइंट पोटेंशियल वाला मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे 0 माना, ये भी 0 हो गया, ये हमारे 0 से इधर गए तो 20 हो गया, ये भी हमारा 20 हो गया, ये 50 हो गया, और ये हमारा 10 हो गया। अब देखो 2 पॉइंट हमें नहीं मालूम है ना, हम यहाँ x मानेंगे, यहाँ y मानेंगे। अब देख लो, मान लो इधर कुछ करंट, इधर कुछ करंट, इधर कुछ करंट, फिर y से भी ऐसे ही सेम 3 डायरेक्शन में करंट जा रही हैं। अब कैसे लिखेंगे, देखो x के लिए जब लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे, x माइनस 10/2। यहाँ पे देखो ये वाला x माइनस 10/2। अब नेक्स्ट देखो प्लस x माइनस 4, x माइनस 0, देखो x माइनस 0/4, तो इसको लिखते हैं x माइनस 0/4, प्लस नेक्स्ट देखो ये x माइनस y/6, x माइनस y/6 इक्वल्स टू
0। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जिस पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हो ना, उस पॉइंट का पोटेंशियल मान के चलो कि सबसे हाईएस्ट है, उससे ज़्यादा किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है। ये हमेशा हर क्वेश्चन में कंसीडर करना है। जैसे एक्स के लिए जब सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम में भूल जाओ वाई भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट देखो, जब वाई के लिए लिखेंगे तो फिर वैसे ही करेंगे, वाई सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है हमारे लिए। तो देखो ये वाई हुआ, अब वाई माइनस एक्स बाई सिक्स, देखो लिखते हैं इसको, वाई माइनस एक्स बाई सिक्स प्लस वाई माइनस 20/8 प्लस वाई माइनस 50/20। कैसा है देखो, वाई माइनस 20/8, फिर देखो वाई माइनस 50, वाई माइनस 50 हमारे 10 है, 20 नहीं है, ठीक कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0। अब तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगे ना, यहाँ से देखो ये पहला इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 60 प्लस 3x प्लस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन आया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो क्यों सॉल्व करेंगे, देख लेना आप बाद में। देखो नेक्स्ट यहाँ भी हमारा कुछ एलसीएम आएगा, 6, 8 और 10, इसका क्या एलसीएम आता है, आई थिंक 48, लेकिन 10 भी है हमारा ना। ओके, तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा अराउंड अराउंड 120 आ जाएगा। तो देखो 120 जब कंसिडर करेंगे तो हो जाएगा 20y माइनस 20x प्लस 15y माइनस 15 इंटू 20 300 प्लस 12y माइनस 12 इंटू 50 600 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, इनको मिलाकर सॉल्व करोगे आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। मेरा बस टारगेट यहाँ पे आपको टेक्निक सिखाना, बाकी कैलकुलेशन वगैरह आप अच्छे से कर लोगे, बाकी एग्जाम में ऐसी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस तो आएंगी नहीं, बस आपको मेथड मालूम रहना चाहिए, वहाँ पे क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, इस चीज़ के लिए आप श्योर रहो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब वोल्ट मीटर और अममीटर हम लोग देखते हैं। अब देखो अममीटर यहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे क्या करंट आ रहा है वो बताएगा, तो कैसे देखते हैं सबका रीडिंग। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दो रेसिस्टर्स हमारे पास हैं, यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी हमारी है। अब देखो यहाँ पे कुछ हमारा करंट जाएगा आई। अब ये जो हमारा आई करंट होगा वो करंट एक्चुअली होगा कितना, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पिछले चैप्टर में भी मैंने आइडिया दिया था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। यहाँ पे दो रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 20 ओम और 30 ओम। अब क्या होगा देखो, ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे हमें आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा कितना, 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 50 ओम। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आई जो हमारा करंट है वो कितना आ जाएगा, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो ये हमारा निकल के आता है 100/50 यानी कि 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ से आई बराबर 2 एम्पियर जा रहा है। अब क्या होगा, 2 एम्पियर का करंट हमारा यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे देखो इधर तो आई बराबर 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो है इन्फिनिटी है, तो हमारा सारा करंट यानी कि इधर से जाएगा 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर करंट जब इधर से आप भेजोगे तो क्या होगा, इसमें कुछ यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, मान लो इसको V1। फिर नेक्स्ट देखो वही सेम करंट इधर से जाएगी, तो हमारा देखो सबसे पहला एम्पियर मीटर का रीडिंग तो हमारा मिल गया। ये देखो जो आई करंट जा रहा है ना, वही आई करंट यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए यहाँ पे जाएगा, तो एम्पियर मीटर का रीडिंग हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। अब नेक्स्ट देखो वोल्ट मीटर का निकालना है ना, यानी डेल्टा V1 क्या हो जाएगा, आई इंटू R1। ऊपर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आई जो हमारा 2 एम्पियर, R1 हमारा 20 ओम्स, यहाँ से निकल के आ जाएगा 20 इंटू 2 40 वोल्ट्स। ये हमारा हो गया रीडिंग इस वोल्ट मीटर का। अब देखो अगर ये आइडियल नहीं है, जैसे रेसिस्टेंस दे दिया वोल्ट मीटर का 20 ओम और एम्पियर मीटर का दे दिया 25 ओम, अब क्या करेंगे, तो देखो जैसे ही रेसिस्टर दिया ना, तो एम्पियर मीटर के जगह पे आपको क्या करना है, साथ में एक सीरीज में रेसिस्टर डाल देना है, और जो वोल्ट मीटर है ना उसके साथ पैरेलल में यहाँ पे डाल देना है एक रेसिस्टर। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे जो है बीच से हम, ये फिर एक नया सर्किट ही बना लें, चलो एक नया इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ओके।
तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक पैरेलल में और इसके साथ एक सीरीज में हमें रेसिस्टर ऐड करना है। तो चलो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा एक पैरेलल में रेसिस्टेंस आ गया 20 ओम का, और यहाँ पे हमारा सीरीज में आ गया रेसिस्टर कितना ओम का, और 10 ओम का। अब क्या होगा, अब जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा आओ देखते हैं। देखो हमारा ये 20 और 20 अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन फिर भी मैं होप कर रहा हूँ अपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा है, फिर बाकी पिछले क्लास में जब कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाल रहे थे तो जो हमने सीखा था सेम वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। बस कैपेसिटर का जो पैरेलल होता था वो इसका सीरीज होता है, जो उसका सीरीज होता था वो इसका पैरेलल होता है। तो देखो ये 20 और 20 दो इक्वल रेसिस्टर्स हैं और पैरेलल में है, मतलब इनका इक्विवेलेंट कितना 10 हो जाएगा। तो देखो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 10 ये सारे सीरीज में है, 40 प्लस 10 50। तो देखो आर इक्विवेलेंट जो यहाँ से निकल के हमें आ रहा है ना, आर इक्विवेलेंट वो आ रहा है ये 20 और 20 का 20/2 कर लो प्लस 30 प्लस 10 यानी कि 50 ओम। अभी ये हमारा 50 ओम आया ना, अब 50 ओम आया तो देखो अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पे देखना है एक इस ब्रांच पे। तो देखो 50 ओम आ गया, अब हम आई निकालते हैं। आई इक्वल्स टू सेम आएगा 100/50 यानी कि 2 एम्पियर। अब यहाँ से करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, तो ये इसका जो रीडिंग है ना वो अभी भी 2 एम्पियर ही होगा, लेकिन देखो ये वाला चेंज हो जाएगा। जो हमारा V1 है ना ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा आओ देखते हैं। देखो जब ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ से जाएगा ना, यहाँ से जाएगा तो यहाँ दो पार्ट में बट जाएगा, और ये ऊपर 20 नीचे 20 दोनों इक्वल इक्वल है, तो मतलब करंट इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। इधर 1 एम्पियर चला जाएगा, इधर 1 एम्पियर चला जाएगा। तो अब डेल्टा V1 लिखेंगे ना तो ये I इंटू R1 बोल लो। तो देखो आई हमारा 1 एम्पियर हो गया उसके क्रॉस, और रेसिस्टेंस हमारा हो गया 20 ओम। तो यहाँ से डेल्टा V1 आया 20 वोल्ट। पहले कितना आया था, पहले आया था 40 वोल्ट। तो यानी कि ये आंसर हमारा चेंज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करना होता है जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया, अगर अमीटर नॉन आइडियल है तो आप एक सीरीज में रेसिस्टर कनेक्ट कर दो सेम उतना ही रेसिस्टेंस जो भी दिया हुआ है उसका। और अगर वोल्ट मीटर जो है नॉन आइडियल है तो उस केस में आप रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हमने वही काम किया है। हाँ चलो इसको नहीं करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन कर लिया ना, आप इसको होमवर्क में करके देखना, आई थिंक बना लोगे, इजी क्वेश्चन है। रीडिंग निकाल लेना, लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो आप इसको ट्राई करना, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देखो अब आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी समझ लो। देखो जब भी सीरीज में होती है ना कैपेसिटर्स, तो उनके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का आप सम करोगे ना, जैसे कि n रेजिस्टर्स हैं तो सबके पोटेंशियल डिफरेंस का आप मेजर करोगे, सम निकालोगे, तो आपका इक्वल आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज। मतलब जितना हमारा इसका पूरे सर्किट का जो भी वोल्टेज था ना, जो भी ईएमएफ हमने प्रोवाइड किया है उसका इक्वल आ जाता है टोटल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का सम, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V। अब जब आप इसको इलेबोरेट करके लिखोगे तो V1 क्या होगा, यहाँ से अगर I करंट जा रहा होगा तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा I1 इंटू R1, तो I1 इंटू R1। सिमिलरली V2 हो जाएगा I2 इंटू R2, और ये V3 R3 इंटू I। अब नेक्स्ट देखो जो एक इसकी एक इक्विवेलेंट सर्किट होगी, उससे जो हमारा करंट जा रहा होगा वो करंट कितना होगा, तो करंट भी तो सेम यही आई ही होगा ना, क्योंकि देखो अगर सारे रेसिस्टर को हटा के हम एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर अगर लगा दिए तब भी उस केस में करंट तो वही रहेगा जो पहले था, करंट तो चेंज होगा नहीं क्योंकि कंपोनेंट कोई नहीं बदला है, रेसिस्टर बस आपने 3 के जगह एक ही उन तीनों के इक्वल डाल दिया। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब आई दोनों साइड से कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपको निकल के आता है सीरीज के लिए।
सेम पैरेलल के लिए भी वही होता है। पैरेलल में बस ये होता है ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स होता है वो सेम हो जाता है तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस। वैसे होता भी है पैरेलल में, जब भी आप कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होना ही है ना सबके अक्रॉस, तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाता है। तो देखो फिर यहाँ पे हम सेम वही काम करते हैं। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो इस बार क्या होगा, करंट जो होगा बट जाएगा तीनों में। देखो यहाँ पे कुछ करंट हो जाएगा, I1 कुछ इससे चला जाएगा, कुछ I2 इससे जाएगा, कुछ I3 इससे जाएगा। लेकिन ये तीनों का जो सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 वो I के इक्वल ही होगा ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I। और वो I कैसे निकालते हैं, I इक्वल्स टू जो हमारा V अपॉन R इक्विवेलेंट, जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। तो I को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल्स टू V1 बाई R1, I2 V2 बाई R2, I3 V3 बाई R3 इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट। अब V सब में कॉमन है, कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आपको निकल के आएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक दो चीज़ छोटी छोटी ट्रिक्स है, मतलब क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की। जैसे देखो अगर दो रेसिस्टर जो हैं वो अगर कनेक्टेड हैं पैरेलल में, या फिर दो कैपेसिटर अगर कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो जो उनका आर इक्विवेलेंट निकल के आता है ना, वो डायरेक्टली आप याद कर लो, वो निकल के आता है आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम। मतलब ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में ऐड कर दो, और ये जो भी आप क्वेश्चन इसका निकालोगे ना वो आर इक्विवेलेंट आती है। तो अब जैसे मान लो एक हमें दे दे तीन का दे दे, एक 6 का दे दे, तो 3 ओम और 6 ओम का आपका इक्विवेलेंट क्या आएगा पैरेलल में, तो 3 इंटू 6 यानी कि 18 बाई 3 प्लस 6 यानी कि 9, तो 18 बाई 9 डायरेक्ट आप बोल सकते हो 2 ओम आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो अगर R1 R2 इक्वल है ना, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो R/2 हो जाएगा। ये भी आप समझ सकते हो इजीली। अब देखो n कैपेसिटर अगर हम लगा देंगे ना पैरेलल में, तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, R/n। अब नेक्स्ट चीज देखो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसको डायरेक्टली बोलने के लिए बोलते हैं कैपेसिटर्स में, ये आपका रेसिस्टर्स में इन्वर्स रेशियो में करंट जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन उसको कैसे इजीली आप निकाल सकते हो, देखो अगर यहाँ पे दो रेसिस्टर्स हमारे दिए हुए हैं, तो अगर इसमें R1 में हमें करंट निकालना है तो उसके लिए क्या करो, आप टोटल करंट को मल्टीप्लाई किससे करो, अपोजिट वाला कैपेसिटर जो दूसरा वाला रेसिस्टर है, सामने वाला रेसिस्टर डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस जितना भी है। मतलब ये भी इन्वर्स रेशियो ही है, लेकिन याद करने का तरीका, अगर आपको इन्वर्स रेशियो में कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो। वैसे आप सीजीएल वाले हो तो आप आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत होती होगी इन्वर्स रेशियो लेने में। बस यहाँ पे आप अगर वो नहीं समझ पाते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, और दूसरा वाला कैप रेसिस्टर डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस इनटू टोटल करंट। अब देखो एन रेसिस्टर अगर सीरीज में है तो एन आर, पैरेलल में है तो R/n। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चलो कर लेते हैं। ओके देखो अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमारा देखो 8 और 8 ये दोनों हमारा है पैरेलल में, तो 8 और 8 जब पैरेलल में है तो इन दोनों का मिला के हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा यहाँ से 8 और 8 का 8/2। ये 3 और 6 पैरेलल में, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 इंटू 6/3 प्लस 6, यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा। अब देखो 2 ये 4 और ये 6 ये तीनों सीरीज में, तो क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2 प्लस 4 प्लस 6 12 ओम। अब देखो हमारा आई करंट जो होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 60 बाई आर इक्विवेलेंट कितना 12 यानी 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर आया। अब नेक्स्ट चीज चलो हम देखते हैं कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो इसको हटा देते हैं। ओके अब देखो करंट जो जा रहा है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ करंट गया होगा आई पूरा का पूरा, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्वर्स रेशियो में। इन्वर्स रेशियो मतलब देखो ये दो गुना है ना, नीचे वाला दो गुना है 6, तो इधर आधा करंट जाएगा। करंट को क्या करो आप, टोटल 9 पार्ट में बांट दो, तो 6 पार्ट ऊपर वाले को दे दो, तो 9 पार्ट में आप 5/9 करोगे, 5/9, और ऊपर वाले को कितना दे दोगे, 6 पार्ट। नीचे से हम वैसे ही करोगे 5/9, इसको दे दोगे 3 पार्ट। यही होता है इन्वर्स रेशियो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो टोटल करंट हमारा 5 है, तो हमने क्या किया, 5 बाई टोटल रेसिस्टेंस 9 मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेसिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 का आ रहा है ना, दोनों साइड इक्वल इक्वल चला जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, 2.5 2.5।
तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। अगर यहीं पे पूछ लूँ कि यहाँ पे आप बता दो इस पॉइंट पे अगर यहाँ वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा दिया क्या रीडिंग आएगा, तो वोल्ट मीटर लगाओगे तो 2.5 इंटू 8 बस यही रीडिंग आ जाएगा आपका और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर बोले कि यहाँ पे एक एम्पियर मीटर लगा दिया क्या आएगा, यहाँ पे लगा दिया तो क्या आएगा, तो जो भी करंट आ रहा है डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो क्या रीडिंग आएगा। नेक्स्ट चलो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी कर देख लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करोगे आप, देखो ये पॉइंट ए है हमारा तो ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। सिमिलरली ये बी तो ये भी बी, क्योंकि ये सारा बी है, ये सारा कनेक्ट किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे रेसिस्टर्स कनेक्टेड है ए और बी के बीच में, मान लो ये ए है ये बी है, तो पहला रेसिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरा देखो ये भी ए और बी के बीच में, फिर देखो तीसरा ये भी ए और बी के बीच में। अब क्वेश्चन क्या हो गया, ए और बी के बीच में 3 रेसिस्टर कनेक्टेड है, आर आर आर, आर इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, R/3। तो ये सारा इजी इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये बी है लेकिन ये हमें पता नहीं तो इसको एक्स मान लो। अब देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी, इसको एक्स मान लो। तो सबसे पहला रेसिस्टर ए और एक्स के बीच में, दूसरा फिर से ए और एक्स के बीच में, नेक्स्ट तीसरा देखो ए और एक्स के बीच में, चौथा देखो एक्स और बी के बीच में। तो देखो हमारे सारे इक्वल है ना, तो यहाँ पे 3 कनेक्टेड है, मतलब ये हमारा ए और एक्स के बीच में हो गया R/3, फिर यहाँ बी तक हमारा एक हो गया R, ये R/3। तो ए और बी के बीच में हमें निकालना है, तो RAB आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्या आएगा R + R/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4R/3। तो ऐसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखो जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर में पढ़ा था, बैलेंस्ड वाला फिर अनबैलेंस्ड वाला, तो यहाँ भी 2 केसेस होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, एक तो बैलेंस्ड होगा, तो सबसे पहले बैलेंस्ड देखते हैं। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अगर R1/R2 = R3/R4, मतलब देखो समझो ये R1/R2 इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो, या फिर इसको कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, दोनों सेम चीज़ है। तो अगर ये रेशियो इक्वल है ना, उस केस में ये जो 5th रेसिस्टेंस है उससे आपका करंट 0 हो जाएगा। और एक बार किसी रेसिस्टर के क्रॉस करंट 0 मतलब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब इस पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसीलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसके आगे आप कंटिन्यू करोगे, देखो अगर ऐसा दिया हुआ है ना तो इसका बीच का उड़ा दो जो भी रेसिस्टर है, और आप यहाँ पे देखो ये 2 पैरेलल में, ये 2 पैरेलल में, और इनका इक्विवेलेंट निकालो सीरीज वाले से, इनका सीरीज वाले से। एक बार इक्विवेलेंट आप इन दोनों का और इन दोनों का कैलकुलेट कर लोगे तो ये दोनों आपस में तो पैरेलल में हो गए, तो फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लेना, कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दे, मान लो यहाँ पे जैसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है 1/2 = 2/4, अब यहाँ बीच में मान लो क्या किया, रेसिस्टर की जगह पे वोल्ट मीटर लगा दिया है, तब भी ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन मान लो इसको। अब देखो क्या करता है वो, अगर बोलता है कि ये जो बैटरी है, बैटरी को इंटरचेंज कर दिया इस वोल्ट मीटर से, तो क्या डिफरेंस आएगा सर्किट में, तो बेसिकली दोनों सेम सर्किट आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता। थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन करके बनाएंगे तो सेम सर्किट आ जाएगा, लेकिन आप उतना डिटेल में नहीं जाओ अभी, आप बस इतना याद कर लो ना, दोनों सेम सर्किट होती हैं। अगर आप रेसिस्टर और बैटरी का पोजीशन चेंज कर दो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हमें सेम सर्किट मिलेगी। नेक्स्ट देखो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड वाला, इसमें कैसे करते हैं, तो सिम बेसिक वाला फंडा हम अपना लगाएंगे। देखो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 0 तो ये भी 0, फिर ये हमारा v हो जाएगा, ये v तो ये भी v। अभी हमें नहीं पता है x, ये नहीं पता है y। अब क्या करेंगे, फिर से वही अपना फंडा, x - v इंटू x-v/1, फिर x-y/2, फिर x-0/2, x के लिए करेंगे, फिर y के लिए y-b/4, फिर y-x/2, फिर y-0/2। तो ऐसे करके लिखेंगे। चलो लिख लेते हैं इक्वेशन, x-v/1 प्लस x-y/2 प्लस x-0/2 = 0, मतलब टोटल जाने वाले करंट का सम इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट y के लिए भी सेम यही काम करेंगे हम लोग, y-v/4 प्लस
वाई माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई माइनस जीरो बाई टू इक्वल्स टू जीरो। अब दो इक्वेशन है आपके पास, दो वेरिएबल है, इन दोनों को सॉल्व करके आप निकालोगे एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, और एक्स वाई का वैल्यू निकल गया तो आप सब में करंट कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछता है आप उसको इजीली निकाल सकते हो। बस आपको ये जानना है कि अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दे दे तो डील कैसे करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखो क्या होता है, ये मान लो जीरो, ये भी 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 जीरो, ये 20, ये 20, ये 20। आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ सारे जो भी पोटेंशियल्स हैं। जहाँ बैटरी दिखे, अगर बैटरी का बड़ा वाला डंडा बाद में है तो उतना ऐड कर दो, अगर छोटा वाला डंडा बाद में आ रहा है तो उतना माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ये जो हमारा ये वाला रेसिस्टर है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, मतलब सारा का सारा करंट इधर से चला जाएगा, क्योंकि रेसिस्टर हमेशा कौन सा रास्ता चुनता है, जिस पे सबसे कम रुकावट हो। मतलब आपको भी जाना है, आप कभी भी मान लो जाते हो गाड़ी से निकलते हो हाईवे पे, तो कौन सा रास्ता लेते हो, जिस पे सबसे कम टोल हो, रोड अच्छा हो, तो वो चीज़ देखते हो। वैसे ही रेसिस्टर भी अपना है बेचारा, वो देखता है किधर की तरफ मेरे को रोकने वाले कम मिलेंगे, ये करंट हमारा देखता है। तो सेम उसी वे में ये 9 ओम वाला जो है हमारा बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस हमारा निकल के आएगा ना इक्विवेलेंट, वो आपका बस 6 और 3 की वजह से निकल के आएगा, और 6 और 3 का कितना होता है, 6 गुना 3 अपन 6 प्लस 3 यानी कि 2 ओम। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप बोल सकते हो आर इक्विवेलेंट हमारा आएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। ये आप बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस कर लो, मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम, ये आएगा 18/9 यानी कि 2 एम्पियर, 2 ओम। ओके, तो देखो 2 ओम आ गया। अब आई आप निकाल सकते हो, आई इक्वल्स टू वी बाई आर 20/2 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर गया तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम वे 10/9 इंटू 3, इधर 10/9 इंटू 6। तो ऐसे करके आप करंट भी निकाल सकते हो, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। देखो काफ़ी सिंपल चैप्टर है, आप बस थोड़ा सा अच्छे से समझ लो एक बार, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक इजी सा क्वेश्चन आपको जेईई मेन का दिखाता हूँ, ये आपको लगेगा कितने इजी क्वेश्चन है, कैसे पूछता है वैसे एग्जाम्स में। तो सब जगह पे ऐसा होता है, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये 4/4 इक्वल्स टू 4/4, आपको लग रहा होगा ना, याद आ रहा है कुछ, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज 4/4 इक्वल्स टू 4/4, यानी कि इससे करंट जीरो, तो ये तो बेचारा उड़ जाएगा, यानी कि ये इसको कर दो गायब, बीच वाला को, चलो इसको हमने गायब कर दिया। अब हमारे पास देखो ये 4 और 4 सीरीज में, तो इनका क्या हो जाएगा, ऊपर में चलो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 का 4/2। नेक्स्ट देखो सिमिलरली नीचे में हमारा क्या आएगा, यहाँ भी हमारा आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। फिर देखो एक ऑलरेडी नीचे में हमारा 16 लगा हुआ है, 16 ओम। अब देखो ये 2 और 2 पैरेलल में, यानी कि इनका क्या हो जाएगा, 2 और 2 पैरेलल में है तो 1 हो जाएगा, और 1 और 16 फिर पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट आपका क्या निकल के आएगा, 1 इंटू 16 अपॉन 1 प्लस 16 इक्वल टू 16/17। ये हमारा आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस पूरे सर्किट का जो भी दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीटर ब्रिज क्या होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे एक क्वेश्चन मैंने देखा था, पूछा है हमारे एग्जाम में एटीसी के। तो देखो मीटर ब्रिज क्या होता है समझो इसको। जैसे क्या करते हैं, हम लेते हैं 2 रेसिस्टर्स, अब 2 रेसिस्टर में से ये चीज़ देखना, हमें एक पहले से मालूम रहेगा, उसको हम लोग लैब में जो यूज कर रहे होते हैं उनमें से एक जो भी हमें रेसिस्टर मालूम है वो कनेक्ट करते हैं। मतलब मान लो जैसे इसमें R2 हमें पता है, R1 हम लोग ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, हमें मालूम करना है कि R1 का रेसिस्टेंस कितना है। तो मान लो R1 का पता करना है, R2 ऑलरेडी पता है। अब इस सेटअप में ना बीच में एक हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर का जो ये एरो होता है, नीडल होता है, वो किसी एक पॉइंट पे जाकर रुकता है, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। और वो पॉइंट जहाँ पे रुकता है ना, वहाँ पे एक ये वायर होता है, ये 100 सेंटीमीटर लेंथ का वायर होता है, पोटेंशियोमीटर मीटर का, मीटर ब्रिज का वायर। अब इसका टोटल लेंथ जो हमारा 100 है, तो अगर ये रुकता है जहाँ पे जाके, वहाँ पे अगर आप बोलो कि इस एंड से x डिस्टेंस पे रुका, मतलब इधर से कितना, इधर से L-x पे रुकेगा, या फिर 100 - x पे। तो देखो ये जो वायर हमारी होती है ना, इसका रेसिस्टेंस जो होता है
कुछ एक दिया होता है। रेसिस्टेंस कैसे हम लोग देखते हैं, देखो रेसिस्टेंस होता है हमारा रो एल अपॉन ए, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ से एक चीज़ देखो आप, अगर एरिया कांस्टेंट है तो ये तो वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, मतलब इसका एरिया तो कांस्टेंट ही होगा। तो एरिया अगर कांस्टेंट है तो जो आर होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, मतलब आर जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब देखो अगर ये जो डिफ्लेक्शन के बाद अगर वायर यहाँ आकर रुक रही है, अगर ये एक्स छोटा है ना, मतलब इधर लेंथ कम है तो इधर रेजिस्टेंस कम होगा, इधर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और ये कैसे होगा, ये हमारा इस वजह से होगा आर प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जिधर लेंथ ज़्यादा उधर आर ज़्यादा। तो सेम चीज़ होता है, देखो क्या होता है, ये यहाँ पे आके जहाँ कहीं भी एक नल पॉइंट पे रुकेगा तो उसका मतलब क्या है, देखो ये एक तरह से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि देखो R1/R3 जो होगा ना वही R2/R4 हो जाएगा, या फिर ऐसे बोलो तो R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 आपको मिल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बीच वाले ब्रांच से हमारा करंट जीरो हो गया। तो केस हम लोग से यही पढ़ते थे ना, व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस्ड होता है उसमें बीच वाले रेजिस्टर से करंट जीरो हो जाता है। तो यहाँ भी गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रहा है, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो हम लोग सेम वही टेक्निक यूज करेंगे, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। और R3/R4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R जो है L के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर R1 को हम L1 ले लें और R2 को L2 ले लें तो फिर कैसे L1/L2 लिख सकते हैं। R3 जैसे R3 को अगर हमने ले लिया मान लो x और R4 को ले लिया L-x, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं R3/R4 इक्वल्स टू x अपॉन L-x। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये बस स्टेटमेंट फाइनली हमें मिलता है, यहाँ से हम x को कैलकुलेट कर सकते हैं, R1 R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू मान लो हमें अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो हम R1 को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमें क्या देखो गिवन रहेगा, हमें R1 R2 में से कोई एक गिवन रहेगा और हमें x गिवन रहेगा कि नल पॉइंट कितना सेंटीमीटर पे है, तो आप वो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज बोल के आप इसको इमेजिन कर सकते हो। देखो 2/4 इक्वल्स टू 2/4, तो इसमें करंट जीरो। फिर देखो 2/4 इक्वल्स टू 2/4, तो इसमें करंट जीरो, यानी कि बीच के दो ब्रांचेज जो है ना ये भी कट ये भी कट। तो अब आपका केस कैसा बन गया, 2 और 2 2, 3 ठो 2 ओम के रेसिस्टर आपके सीरीज में, यानी ऊपर का 6 नीचे का 12। अब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 × 12/6 + 12, 72/18, यानी कि 4 ओम। आई आपका कितना आ जाएगा, 12/4 यानी कि 3 एम्पियर। सिंपल सा है। और ये भी निकाल सकते हो कितना किधर जाएगा, तो देखो नीचे का 12 है ऊपर का 6 है, मतलब अगर टोटल हमारा 3 है तो ऊपर का 6 है तो ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 1 चला आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस आधा है ना, तो करंट दोगुना जाएगा, इनवर्स रेशियो। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नल पॉइंट वाला इसका। ओके यहाँ पे हमें दिया हुआ है R1 R2, देखो जैसे दिया हुआ है नल पॉइंट जो है इनिशियली वो 40 सेंटीमीटर पे है। इफ़ वी इंटरचेंज R1 एंड R2 नल पॉइंट शिफ्ट्स x सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ओके तो देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, R1/R2 दिया हुआ है 40/60, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल। अब इसके बाद बोल रहा है कि अगर हम R1 R2 को इंटरचेंज करते हैं तो जो नल पॉइंट है वो 1 सेंटीमीटर राइट शिफ्ट हो जाता है। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2/R1 इक्वल टू, ये मान लो कहीं पर राइट में यहाँ कहीं शिफ्ट होके आ जाएगा। अब मान लो ये शिफ्ट हुआ यहाँ से x, तो क्या हो जाएगा 40 + x/60 - x। अब देखो R1/R2 यहाँ से आपको पता है 4/6 या 2/3, तो R2/R1 क्या लिख दोगे, 3/2, तो 3/2 इक्वल्स टू 40 + x अपॉन 60 - x। अब देखो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 3 180 - 3x इक्वल्स टू 80 + 2x। अब यहाँ पे देखो आपका आ गया कितना, 5x इक्वल टू 100 या फिर x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो पोटेंशियोमीटर ये जो मीटर ब्रिज है इससे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट इनफाइनाइट लैडर वाला प्रॉब्लम,
तो सेम यहाँ भी वही करना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आप इतना ध्यान रखो कितना सर्किट को हटा दें तो सर्किट बिल्कुल सेम पहले जैसी हो जाए। तो इतना जब आप ये इतना हटा दे रहे हो ना, तो आपको सेम वही सर्किट मिल जाएगी इनिशियली। इन्फिनिटी में से एक घटाने से कुछ कम नहीं होगा। तो देखो अब इस केस में क्या करते हैं, इसके अगले स्टेप में जाएंगे। तो एक ऐसा, ये हमारा आर हो गया, ये भी आर हो गया, जो सारा रेसिस्टर है हमारा आर है। अब देखो यहाँ पे हम मान लिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ना वो एक्स है, ये आर है, ये भी आर है। तो अब यहाँ से आप जब देखोगे तो इनके वजह से हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। तो देखो जो भी हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आता है ना, वो हमारा आ जाएगा आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम, पैरेलल वाला केस। अब देखो ये आर इक्विवेलेंट जो हमारा है ना, ये भी एक्स का इक्वल है। तो जब आप इस सारे को अरेंज करोगे तो आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस आर, ये आया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आर माइनस एक्स या एक्स माइनस आर उधर है, इधर एक्स प्लस आर है। तो जब इसको उधर ले जाओगे तो आर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि आर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर थोड़ा सा आप इसको और अरेंज करो, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू माइनस बी कितना है, यानी कि आर प्लस माइनस अंडर रूट, एक्चुअली माइनस वाला टर्म तो हट ही जाएगा क्योंकि निगेटिव तो हो नहीं सकता रेसिस्टेंस, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 4r स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखो r प्लस रूट फाइव r अपॉन 2, या फिर बोल सकते हो x इक्वल्स टू निकल के आता है r/2 इंटू 1 प्लस रूट फाइव। ऐसा ही कुछ कैपेसिटर में भी निकल के आता था। तो आपका मर्जी है, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या आप चाहो तो इसको डायरेक्टली याद कर लो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी एक सिलिंड्रिकल मान लो वायर है हमारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायर जो हमारे हैं वो ना सिलिंड्रिकल शेप के ही हैं। तो देखो इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ए। तो देखो ये एरिया है ए और ये लेंथ है। अब देखो लेंथ हमेशा हम किसको लेते हैं ना, जिसके अलोंग करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके अलोंग हम लेते हैं लेंथ। और मतलब जो कंडक्टर है ना, करंट के परपेंडिकुलर जो सरफेस आता है उसी को हम लोग लेते हैं नीचे सरफेस एरिया में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो रेसिस्टेंस निकल के आता है ना, वो हमारा निकल के आता है रो एल बाई ए। इसका प्रूफ वगैरह किसी काम का नहीं है, लिटरली काम का नहीं है आपके, आप उस सब का सोचो भी नहीं, बस याद कर लो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। और आई होप आपको याद भी होगा क्योंकि 10th में पढ़ते हैं हम सब लोग। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से हमें एक मिल गया। अब नेक्स्ट देखो अगर कुछ ऐसा शेप हो, मान लो ये एक क्यूबॉइडल शेप है, तो इसमें लेंथ के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है, तब क्या है, तो रो एल अपॉन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या है, बी इंटू एच। तो रो एल एरिया को आप लिख सकते हो बी इंटू एच, यहाँ पे लिख देते हैं, एक ऑप्शन भी रहेगा एल बाई बी एच। अब देखो नेक्स्ट केस देखो यहाँ पे, अब इस केस में क्या हो रहा है ना, करंट जो है इस वाले एरिया के अलोंग फ्लो कर रहा है, इस बार लेंथ बदल जाएगा। अब करंट जो है वो हाइट को मान लो लेंथ, लेंथ जो हम लोग फॉर्मूला में लेते थे लेंथ की जगह पे हाइट पुट करोगे, क्योंकि जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग है ना वो हाइट है, तो इसलिए रो एच बाई, अब एरिया चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसके अलोंग करंट जा रहा है, तो इसीलिए एरिया बदल गया एल इंटू बी। तो हमेशा करंट अगर जा रही है ना, करंट के पाथ के अलोंग जो लेंथ आ रहा है वो लेंथ होगा, वो ऊपर में रहेगा। और जैसे हमारा करंट जा रही है तो जो हमारा एरिया परपेंडिकुलर सामने आ रहा है ना, जो परपेंडिकुलर एरिया जहाँ पे करंट ऐसे घुस रही है, वो वाला एरिया हमेशा नीचे में आएगा। नेक्स्ट देखो कोन का जो फर्स्ट टर्म होता है उसके लिए जो रेसिस्टेंस हमारा निकल के आता है वो आता है रो एल अपॉन पाई R1 R2। देख लो यहाँ पे ये R1 आपका एक वाले साइड का और R2 दूसरे वाले साइड का आएगा। इसको डायरेक्टली याद कर लेना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, आपको HCV वगैरह या फिर NCERT में भी आई थिंक प्रूफ मिल जाएगा, तो आपका वो अपना चॉइस है। नेक्स्ट देखो हॉलो स्फेयर, मतलब स्फेयर के बीच में से हमने ये पार्ट उड़ा लिया, ये खाली हो गया, तो फिर ये कैसे होता है,
इसका भी प्रूफ जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, रो अपॉन 4 पाई 1/r माइनस 1 बाई बिगर सर्कल का आर, स्फेयर का आर। अब ये देखो 1 बाई छोटा माइनस 1 बाई बड़ा, क्यों? क्योंकि देखो रिसिप्रोकल ले रहे हैं, ये छोटा रहेगा ना, मतलब ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, और इसका बड़ा होना जरूरी है इससे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आर नेगेटिव आ जाएगा, आर नेगेटिव नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, अब जैसे कि एक वो जो हमारा सिलिंड्रिकल कंडक्टर था उसमें अंदर हमने खाली कर दिया तो क्या होता है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला निकल के आता है रो एल अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, हमेशा बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर यहाँ छोटा वाला ले लोगे ना तो ये निगेटिव आ जाएगा टर्म, तो पूरा ये निगेटिव हमारा निगेटिव आ जाएगा। इसके क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग कोई पूछता तो नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो अपॉन 2 पाई एल एन R2/R1। R2 मतलब ये भी बड़ा वाला बाई छोटा वाला हमेशा, क्योंकि एल एन के अंदर अगर 1 से छोटा नंबर दोगे तो वो निगेटिव आउटपुट देगा, पूरा हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा वाला ऊपर रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग पावर क्या होता है। तो देखो, पावर हमारा होता है जो भी एनर्जी कंज्यूम होती है ना, जैसे मान लो एनर्जी के कंज्यूम होने का जो रेट होगा, जैसे जब करंट किसी रेसिस्टर में फ्लो करता है तो वहाँ पे कुछ हीट जनरेट होगा रेसिस्टर में। जैसे आपने देखा होगा घर पे बल्ब वगैरह जलता है या फिर पंखा चलता है, आप जब चल रहा हो थोड़ा कभी छू के देखना उसको, एकदम मस्त वाला जलाएगा वो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर भी एक रेसिस्टर लगा होगा, वो जब चलता है डिवाइस तो हीट करता है, और जब हीट करता है वो एनर्जी डिसिपेट करता है, तो कुछ सर्टेन पावर पे एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। पावर क्या होता है? रेट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, या फिर रेट ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, या रेट ऑफ वर्क बोल सकते हो, तो होता है पावर। तो जो रेसिस्टर में हमने देखा ना कि हम आई करंट भेज रहे हैं, तो हमारा जो निकल के आ रहा है ना पावर, वो आ रहा है I² R, या फिर अगर I इक्वल टू V/R हम लोग पुट करते हैं तो V² R। और इसका प्रूफ का अगर बात करोगे तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, बस यहाँ पे ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, पावर अक्रॉस एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पावर जो होता है ना वो V/I होता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब VI में देखो, आप पुट करोगे यहाँ पे V को आप IR लिख सकते हो तो I²R आ जाएगा, I को आप लिख सकते हो और दूसरे तरीके से तो भी आपको ये V²/R, मतलब इसी से सारा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, और ये सारे डिवाइस के लिए एप्लीकेबल है। तो देखो यहाँ से जो काम की चीज़ें हमें मिली, पावर इक्वल्स टू I²R, नेक्स्ट हमें मिला पावर इक्वल्स टू V²/R। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होगा? देखो, अगर करंट कांस्टेंट है, ऐसा कब होगा? जब रेसिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं ढेर सारे, तो करंट सबके क्रॉस सेम हो जाएगा, उस केस में जो पावर आएगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, मतलब जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा उसके क्रॉस पावर उतना ज़्यादा, क्योंकि करंट सब में सेम है। और अगर नेक्स्ट केस देखो, अगर V कांस्टेंट है, V कब कांस्टेंट होगा? जब ढेर सारे रेसिस्टर जो हमारे हैं वो पैरेलल में जब आप कनेक्ट कर दोगे ना, तो उनके क्रॉस जो V होगा वो सेम हो जाएगा, और एक बार V सेम हो गया तो V²/R वाले फॉर्मूला से देख सकते हो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब V कांस्टेंट है तो जो रेसिस्टर सबसे छोटा होगा उसके क्रॉस पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो, अगर हम हीट की बात करें कि हीट कितना निकला, तो वो हमारे निकल के आता है पावर इंटू टाइम। हीट क्या है? एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, तो पावर क्या है? I²R इंटू टी, तो ये हमारा आता है फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, अगर बैटरी की पावर की बात करें तो मैंने आपको ऊपर में बताया था ना, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पावर निकालना है तो सिंपली उसका V/I कर दो। तो अगर करंट देखो निगेटिव से पॉजिटिव डंडे की तरफ, मतलब छोटे से बड़े डंडे की तरफ जा रही है, मतलब जो बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, ये सर्किट को एनर्जी सप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर किसी बैटरी में बड़े डंडे से करंट होती हुई छोटे डंडे से निकल रही है, तो उस केस में चार्ज हो रही है बैटरी, मतलब बैटरी का जो EMF है वो बढ़ रहा होगा, तो ये पावर गेन होता है इस केस में, तो पावर गेन इक्वल्स टू EI। हमने साइन नहीं लिया है, साइन की जगह पे हमने गेन और सप्लाई ले लिया है। तो गेन मतलब सीधा सीधा आप समझ जाओ ना, यहाँ पे ऐड हो रहा है, जैसे पहले 10 वोल्ट होगी तो बाद में हो सकता है थोड़ी देर बाद 12 वोल्ट आपको मिल जाए, 10+2। इस केस में आपका अगर 10 है तो थोड़ा देर बाद हो सकता है एनर्जी कंज्यूम होते धीरे धीरे कम हो जाए, तो ये केस होता है हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। अब ये ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब कैसे होता है? जैसे देखो, पावर जो होता है ना वही ब्राइटनेस को डिसाइड करता है, पावर जिसका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज़्यादा ब्राइट होगा, ये हमारा सिंपल सा केस होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग,
पावर हमारा निकल के है ना ऑलरेडी आई स्क्वायर आर, तो सेम वही यहाँ पे निकालेंगे ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब कंपेयर करने के लिए। अब देखो यहाँ पे सीरीज में 3 हमारे पास बल्ब है, एक का रेजिस्टेंस आर है, एक का 2R, एक का 3R। अब ये सेम वही चीज़ हो गया ना, 3 रेसिस्टर हमारे पास सीरीज में है। अब देखो अगर हमारे यहाँ से करंट आई जा रहा है तो आई करंट जाएगा, सबके क्रॉस आई जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, सीरीज में करंट सेम रहेगा, तो रेसिस्टेंस जिसका जितना ज़्यादा होगा पावर उसका उतना ज़्यादा होगा। तो चलो कैलकुलेट करके वेरीफाई भी कर लेते हैं। P1 इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P2 इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू 2R, P3 इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू 3R। तो यहाँ सबको पता चला P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। तो ये बात हम लोग ऊपर में पढ़े थे, अगर सीरीज में 3 बल्ब लगे हुए हैं या 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं, जिसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट चलो बात कर लेते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल के केस में वही सेम केस होगा जैसे कि रेसिस्टर पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिया है। अब 3 रेसिस्टर हैं, तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा वो तो सेम है क्योंकि सेम बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस केस में ब्राइटनेस किसका ज़्यादा होगा, अब V सेम है तो ब्राइटनेस तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा ना। तो देखो निकाल के ट्राई करते हैं। P1 इक्वल्स टू, इसको आप बोल लो 1, इसको 2, इसको 3। तो P1 इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, P2 इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई 2R, P3 इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई 3R। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा किसमें, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। तो यही चीज़ हमने ऊपर में समझा था। नेक्स्ट आओ अब देखते हैं कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है सर्किट में। जो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें सारा रेसिस्टर इक्वल है, तो अब क्या होगा, यहाँ से करंट आई जा रहा होगा। अब आई करंट यहाँ से जाएगा ना, तो देखो ऊपर में अगर ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो ये दोनों मिला कर 2R हो जाएगा और ये मिला के हमारा कितना हो जाएगा 3R। अब एक चीज़ आप ध्यान रखो, कभी भी जब हमारा मतलब करंट जाता है ना, जिधर रेसिस्टेंस कम रहेगा उधर करंट ज़्यादा होगा। तो अगर पूरा आई है तो ये आपका 3I/5 इधर चला जाएगा और नीचे हमारा चला जाएगा 2I/5, ये नीचे जाएगा। अब देखो हमें करंट मिल गया ना, हमें कंपेयर करना है ब्राइटनेस। तो ऊपर वाले जो दो हैं उसमें सेम करंट जा रहा है, मतलब B4 इक्वल्स टू B5, सेम करंट जा रहा है, रेसिस्टेंस सेम है, मतलब उनका जो भी ब्राइटनेस होगा वो सेम आएगा और वो ज़्यादा होगा क्योंकि देखो करंट ऊपर ज़्यादा है, रेसिस्टेंस सेम है सबका, तो करंट ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा, तो ग्रेटर देन। अब नीचे तीनों में सेम करंट जा रहा है मतलब तीनों का सेम, तो B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू B3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आप देखो करंट किधर कम है, अगर सेम रेसिस्टर्स हैं तो जिधर करंट कम है उधर आपका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, जिधर करंट ज़्यादा है उधर आपका ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगा। ये बेसिक टेक्निक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेटेड पावर। एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे मान लो क्वेश्चन में आपको कभी कभी दिया रहेगा अ बल्ब इज रेटेड 100 वाट। तो अगर 100 वाट रेटेड दिया है ना, और अगर एक चीज़ यहाँ पे और भी ध्यान रखना, अगर रेटेड वोल्टेज भी दे देता है जनरली, लेकिन अगर कभी नहीं दिया है तो आपको स्टैंडर्ड मान के चलना है कि रेटेड वोल्टेज जो हमारा आता है ना वो होता है 220 वोल्ट। अब देखो रेटेड वोल्टेज दे दिया, रेटेड पावर दे दिया, तो इसका मतलब आपको रेसिस्टेंस दे दिया। कैसे, देखो पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से आर को बोल सकते हो V स्क्वायर अपॉन P। अब हमारा V दे दिया रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट बाई 100, ओके। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है 484 ओम इसका रेसिस्टेंस इस बल्ब का। अब रेसिस्टेंस निकल गया तो आपका इजीली आप क्वेश्चन में बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, कितना सप्लाई पे कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है। देखो कभी भी 100 वाट और 220 वोल्ट देने का ये मतलब नहीं कि वो बल्ब हमेशा 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। इसका ये मतलब होता है जब आप 220 वोल्ट सप्लाई दोगे उसको तब भी वो 100 वाट का पावर आपको देगा, आपको कंज्यूम करके उतना एनर्जी का पावर आपको देगा। लेकिन अगर आप इसको कम वोल्टेज दोगे तो ये आपको कम पावर देगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। चलो क्वेश्चन से देखते हैं इसको। यहाँ पे हमें दिया हुआ है पावर हमारा दिया हुआ है और रेटेड वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेसिस्टेंस से। तो देखो R1 कैलकुलेट करते हैं, R1 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपन P। तो V1 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन पावर हमारा दिया हुआ है 100, तो यहाँ से आ जाएगा 484 ओम। नेक्स्ट R2 कैलकुलेट कर लेते हैं, V2
V2 स्क्वायर अपन P2। तो ये हमारा निकल के आएगा 200 का स्क्वायर अपन P2 कितना है 50। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 × 800 ओम्स। अब देखो हमें मिल गया ना रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा करंट, क्योंकि दोनों में यहाँ से आई जानी है, करंट सेम हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो B2 ग्रेटर देन B1 ब्राइटनेस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जैसे कि अब हमारे पास यहाँ केस है कि थोड़ा सा चेंज किया सेकेंड पार्ट में। तो अभी भी हमारा R1 जो आएगा वो तो वही आएगा ना 484 ओम्स। R2 हमारा चेंज हो जाएगा कितना V2 स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन 10। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 4840 ओम। अब देख रहे हो इसका कितना ज़्यादा, इससे 10 टाइम्स इसका पावर आ गया, रेसिस्टेंस आ गया। मतलब पावर जो आएगा ना वो अगर बल्ब वन के लिए आप लिखोगे P1 इक्वल्स टू I स्क्वायर यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ से करंट आई जा रही होगी तो आई का कुछ वैल्यू आएगा मान लो, तो I स्क्वायर इंटू R1। तो P2 जो हमारा आएगा I स्क्वायर इंटू 10 टाइम्स R1। ये जो R2 है ना ये 10 टाइम्स, ये जो R2 है हमारा ना वो 10 टाइम्स R1 के इक्वल है। तो आप इजीली देख सकते हो जो हमारा ब्राइटनेस होगा वो बल्ब 2 का वो 10 टाइम ज़्यादा होगा बल्ब 1 से। इसलिए देखोगे कभी भी आप अगर एक ज़्यादा पावर का बल्ब और एक छोटा पावर का बल्ब आप कनेक्ट करोगे ना सीरीज में, तो जो छोटा वाला बल्ब होगा ना वो बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ब्राइट ग्लो करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। तो देखो क्या होता है, जैसे कि जब आप रेसिस्टर को कनेक्ट करोगे सर्किट में तो क्या होगा, धीरे धीरे हीट होगा वो, और हीट के साथ साथ धीरे धीरे हीट बढ़ता जाएगा, और हीट जैसे जैसे बढ़ेगी मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्योंकि जब मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो उसका रेसिस्टेंस भी तो एक प्रॉपर्टी है ना, वो भी तो चेंज होने लगेगा धीरे धीरे। तो इसीलिए जब हमने इसको एनालाइज किया तो हमें मिलता है कि जो ये होता है ना हमारा रेसिस्टिविटी वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और कैसे डिपेंड करता है, तो उसके लिए ये होता है रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है जब तक रेसिस्टिविटी के टर्म में क्वेश्चन नहीं दे दे। डेल्टा टी क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जनरली टी इनिशियल अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलना है। तो देखो अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये अल्फा आपने हीट थर्मल एक्सपेंशन में भी पढ़ा होगा, वहाँ पे भी अल्फा होता है, अल्फा बीटा गामा, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, ये सब। तो देखो यहाँ से अगर हमारे पास इनिशियली आर नोट इक्वल्स टू रो नोट एल बाई ए है, मतलब इनिशियली हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे ये 0 डिग्री पे बोल लो आर नोट इक्वल्स टू रो नोट एल बाई ए आता है। अब देखो क्या करेंगे, अगर मान लो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और रो हमारा चेंज हो जाएगा रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू एल बाई ए। अब देखो यहाँ से रो नोट एल बाई ए, इसको तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना ये आर नोट, तो रो नोट एल बाई ए को हमने लिख दिया आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे ही वापस आ गया। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है मस्त सा, आर इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा हो हीट एंड कैलोरीमेट्री, तो वहाँ पे आता है एल इक्वल्स टू एल नोट अल्फा डेल्टा टी। ये वन वहाँ पे नहीं आता है, वहाँ पे केवल हम लोग डेल्टा एल का बात करते हैं। अगर वहाँ भी आप लोग एल निकालोगे तो यही सेम आएगा, एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो सिमिलरली देखो आर इक्वल्स टू आर नोट अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो अगर आपको अल्फा दिया हुआ है डायरेक्टली तो आप लोग उससे ये आर के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो, रेसिस्टिविटी के टर्म में दिया है तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, जनरली टी इनिशियल इक्वल्स टू 0 डिग्री सी एंड आर नोट इज द रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, इफ वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एट 10 डिग्री सेल्सियस इज 40 ओम एंड 25 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम, देन फाइंड अल्फा और आर एट टी इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस पे हमें दिया हुआ है, चलो कर लेते हैं आर इक्वल्स टू 40 इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, आर इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो देखो आर वन हमारा कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, कब, आर नोट 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमें गिवन नहीं है,
डेल्टा टी हमारा दिया हुआ है 10 माइनस 0 यानी कि 10 अल्फा इंटू 10। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 60 इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 25। अब देखो दोनों का हम लोग रेशियो ले लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2/3 इक्वल्स टू 1 प्लस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 25 अल्फा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 प्लस 50 अल्फा इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इंटू 10 30 अल्फा। यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1/20। ये आपको आ जाएगा अल्फा का वैल्यू, और अल्फा का वैल्यू मिल गया। अब आर एट टी इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस, आर 40 डिग्री सी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा कितना 1/20 इंटू डेल्टा टी कितना 40। तो यहाँ से निकल के आया कितना 20 इंटू 40 हमारा कितना आ गया 20 इंटू 20 और 40 ये 2 बार में चला गया तो 2 1 3 3 आर नॉट। अब आर नॉट कहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आर नॉट यहाँ से कर लेते हैं। तो देखो आर नॉट हमारा आ जाएगा 40/1 प्लस अल्फा इंटू 10। अल्फा कितना है 1/20 1/20 इंटू 10 तो 1/2 यानी 3/2। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 80/3 आर नॉट। अब यहाँ देखो आर नॉट की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 80/3। तो यहाँ से आर हमारा जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3 कैंसिल हो जाएगा 80 ओम। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो देख लो फिर से। देखो आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें देखो पहले दिया था 40 है हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कब जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो अल्फा इंटू 10 इनिशियल 0 हम लोग लेके चल रहे हैं हर एक पार्ट में। नेक्स्ट देखो बोला है 60 है कब अल्फा ये टी इक्वल्स टू 25 पे, तो अल्फा इंटू 25। अब देखो इन दोनों को सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व करके यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू 1/20 मिला। फिर देखो यहाँ से हमने निकाल लिया आर नॉट का वैल्यू, आर नॉट हमारा निकल के आया 80/3। अब नेक्स्ट पूछा हमसे 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेसिस्टेंस होगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे कैसे लिखते हैं आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 40। अब देखो यहाँ से निकल के आया 3 आर नॉट का वैल्यू हमने यहाँ से उठा कर पुट कर दिया, तो हमारा आंसर निकल के आया 80 ओम। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना हम लोग ख़त्म किया। अब इसके आगे का जो पार्ट है ना वो अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, और एक क्लास और लगेगा हमारा जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो भी कोई डाउट रहता है आप लोग लिखो। जैसे देखो आप लोग कमेंट किया करो, कमेंट में लिखा करो, उससे क्या होगा ना कि मुझे समझ में आएगा आपको किस पार्ट में दिक्कत आ रही है। जैसे मैं लाइव तो पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, लाइव क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप सामने सामने बोलते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं या फिर अलग तरीके से समझते हैं। लेकिन मेरे पास फीडबैक का भी एक ही सोर्स है ना, वो आपका कॉमेंट। आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट जब भी डिस्कशन वीडियो बनेगा क्वेश्चन वाला, उसमें वो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो इसलिए आप लोग कमेंट किया करो। बाकी चलो आप लोग अपनी पढ़ाई करो अच्छे से। इसका हम लोग अगला पार्ट करके करंट इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।